हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 5 का जो फर्स्ट चैप्टर है द इन्वेंशन ऑफ शूज़, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात, वीडियो पढ़ते समय अच्छा लगे तो लाइक करना है, पहले इसे लाइक नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग समझ लेते हैं इस चैप्टर का जो टाइटल है द इन्वेंशन ऑफ शूज़। इसका मतलब क्या हुआ। इन्वेंशन का कहने का मतलब होता है आविष्कार, खोज, और शूज़ का मतलब आप समझते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, जूते का आविष्कार। तो इस स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर जूते का आविष्कार कैसे हुआ, इसकी खोज कैसे हुई। और इस चैप्टर को लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ रिनॉन इंडियन पोएट। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो भारत के एक जाने माने लेखक थे, एजुकेटर थे, पेंटर थे और सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक को कहा जाता है। He won the Nobel Prize in Literature in 1913 for his beautiful collection of verses गीतांजलि। साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। और जिस जिस कलेक्शन के लिए मिला है, जिस लिटरेचर, जिस उपन्यास के लिए मिला है, उसका नाम क्या था, गीतांजलि। तो गीतांजलि एक इनका बुक था जिसमें बहुत सारे कलेक्शंस थे, वर्सेस के, पोइट्रीज के, नोवेल्स के। उनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। He had a deep interest in children and wrote many poems about them. बच्चों में इनका काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। बच्चों के बारे में इन्होंने, बच्चों के लिए और बच्चों के बारे में इन्होंने कई सारी कहानियाँ लिखी हैं, कई सारी पोएम्स लिखी हैं। तो ये बच्चों में काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो इस तरह से हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले ली। अब हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग कॉल्ड होबू। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम क्या था, होबू। वन मॉर्निंग ही समन्ड हिज मिनिस्टर एंड सेड। समन्ड मीन्स कहने का मतलब होता है बुलाना। तो एक दिन सुबह में ये जो होबू है महाराज, ये जो राजा है, वो क्या करते हैं, अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं लिसन गोबू राय। और उस राजा के मंत्री का नाम क्या था, गोबू राय। कहते हैं गोबू राय, सुनो मेरी बात। आई स्टेड अप ऑल नाइट थिंकिंग। मैं पूरी रात, है ना, सोचते हुए बिता दिया, है ना। मतलब पूरी रात ये जागे हुए सोचते रहे। क्या सोच रहे थे, वाई शुड द डस्ट डर्टी वाई शुड द डस्ट डर्टी माई रॉयल फीट वेन एवर आई स्टेप ऑन द ग्राउंड। कहने का मतलब, जब भी मैं अपने पैर को ग्राउंड पे रखता हूँ, ज़मीन पे रखता हूँ, है ना, तो मेरे पैर जो है ना, डस्ट की वजह से, धूल कण की वजह से, मिट्टी की वजह से डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। और वहाँ पे कहते हैं तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो फीट है वो रॉयल फीट है, एक राजा का पैर है, तो इसे डर्टी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, ये होबू पूछ रहे हैं अपने मिनिस्टर गोबू राय से। ऑल यू पीपल, यू आर ओनली कंसर्न विद पॉकेटिंग योर फैट सैलरीज। अब यहाँ पे डांट लगाते हुए कहते हैं राजा कि तुम जो लोग हो ना, तुम सारे लोग सिर्फ अपनी मोटी मोटी जो है ना सैलरी, अपना अपना वेतन उठाने के लायक हो, लेकिन तुम लोग किसी काम के नहीं हो। यू हैव नो कंसर्न फॉर द किंग और द किंगडम। ना तुम्हें राजा की चिंता है, ना तुम्हें प्रजा की चिंता है। और द प्रॉब्लम्स दैट बॉदर मी, और ना ही तुम्हें उस समस्या के बारे में चिंता है जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ। और राजा को परेशानी किस बात से है कि जब भी वो अपने पैर को ज़मीन पर रखते हैं, उनका पैर क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है, डस्ट की वजह से, धूल की वजह से। यू मस्ट पुट एन एंड टू दिस एट वंस। यहाँ पे राजा कहते हैं अपने मिनिस्टर से कि तुम्हें कुछ ना कुछ करके इसे तुरंत ख़त्म करना चाहिए, ताकि मेरे पैर डर्टी ना हो। तो तुम्हें इस बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। और एल्स नो वन शैल बी स्पेयर्ड फ्रॉम माई रॉयल रैथ। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी मेरे गुस्से से बच नहीं पाएगा, है ना। यहाँ पे रैथ कहने का मतलब क्या होगा, गुस्सा। नेक्स्ट पैराग्राफ। गोबू राय वंडर्ड एंड वॉरिड। अब इस बात को सोच के गोबू राय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि आखिर इस बात के लिए करना क्या चाहिए।
ही पॉन्डर्ड कहने का मतलब होता है बहुत सोचना, विचार करना। एंड एंड परसिपार्ड, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे लोग, पॉन्डर्ड एंड परस्पायर्ड पढ़ेंगे लोग, ठीक है। परस्पायर्ड कहने का मतलब क्या होगा, आपके बुक में दिया है। परस्पायर्ड मतलब होता है स्वेटेड। जब आप सोचते हो और कोई काम करते हो तो आपका जो स्वेटिंग होता है, जो पसीना निकलता है, उसको परस्पायर्ड कहा जाता है। तो जो मिनिस्टर थे वो इस बात को सोचने लगे, सोचते सोचते उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसीना होने लगा। द पंडित्स फेसेस टर्न पेल। अब उनके जो साम्राज्य में जो वहाँ के जो पंडित थे, उनका भी चेहरा क्या हो गया, पीला पड़ गया इस बात को सोचकर, क्योंकि महाराज ने ये ऑर्डर दे दिया था कि अगर आप लोग इस बारे में कुछ नहीं करते हैं तो आप सब मेरे गुस्से के शिकार बनिएगा, है ना, आप सब मेरे गुस्सा का शिकार बनिएगा। द कोर्टियर्स कहने का मतलब होता है दरबारी लोग, जो राजा के दरबार में होते हैं। द कोर्टियर्स नाइट्स टर्न्ड स्लीपलेस। अब रात को दरबारी सो नहीं पा रहे थे इस वजह से, है ना। इन द किचन द कुकिंग स्टॉप्ड। किचन में खाना पकाना भी बंद हो गया। इन द कैसल द क्राइंग स्टार्टेड। और पूरे महल में सारे लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे कि अब अगर राजा की प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व नहीं करते हैं तो हमारे साथ राजा बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि आप सभी मेरे गुस्सा का शिकार हो जाइएगा। Goburai looked far and wide and gathered all the scientists and learned men. अब गोबू राय जो क्या करते हैं, काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करके सारे साइंटिस्ट्स को और वहाँ के जितने भी लर्न मैन थे, जिनको कुछ ना कुछ चीज़ें आती थी, उन सबको एक जगह गैदर किया। ऑल द स्कॉलर्स एंड मैकेनिक्स ही कुड फाइंड। जितने भी विद्वान लोग और जितने भी मैकेनिक्स थे, उन सबको उन्होंने क्या किया, एक जगह इकट्ठा किया। They paused their glasses up their noses and sat down to find a solution to the royal problem. अब इन सारे लोगों ने, मैकेनिक्स जो थे, जो लर्न मैन थे, जो साइंटिस्ट थे, जो स्कॉलर्स थे, इन सब ने अपनी ग्लासेस को अपने नाक तक लाके, आपने देखा होगा लोग जब चश्मा पहनता है तो अपने चश्मे को ना अपने नाक पे लाके टांग देता है, तो वैसे इंसान करता है तो काफ़ी ज़्यादा सोचता विचारता है। तो इन लोगों ने भी वैसे किया और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगे। आफ्टर थिंकिंग लॉन्ग एंड डीप, काफ़ी लंबा और काफ़ी गहरा, मतलब काफ़ी सोच विचार के बाद, दे सेड इफ़ यू डू अवे विद द सॉइल हाउ विल यू ग्रो द क्रॉप्स। कहने का मतलब कि अगर आप क्या करते हैं, डू अवे विद। अब देखो डू अवे का मतलब क्या दिया है, रिमूव और गेट रिड ऑफ। कि अगर आप सॉइल से, मिट्टी से खुद को अलग करना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो फिर आप फसल कैसे उगाइएगा यहाँ पे, है ना। द किंग रिप्लाइड। तो इस बात पे किंग ने कैसे रिप्लाई किया, इफ़ यू कैन नॉट फिगर आउट हाउ देन ऑफ व्हाट यूज आर यू। कहने का मतलब कि अगर तुम्हें इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि तुम इससे कैसे छुटकारा पाओगे, तो फिर तुम किस काम के हो। यहाँ पे कौन कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं। अब देख सकते हो राजा जो है बिना स्लीपर के है, बिना शूज़ के है, और ये अपने पैरों को ना उठा उठा के चल रहा है ताकि इसके पैर जो है ना डर्टी ना हो जाए। ओके, सो दे थॉट सम मोर, है ना। जब राजा ने कहा कि तुम सब किसी काम के नहीं हो, तो उन लोगों ने थोड़ा सा और सोचा, थोड़ा सा और विचार किया। एंड देन दे मेड अ परचेज ऑफ 17,50,000 ब्रूम्स। और फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, 17 मतलब 17,50,000, 17.5 लाख इन लोगों ने क्या खरीदा, झाड़ू खरीदा। इन्होंने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, पूरे किंगडम को, पूरे साम्राज्य को झाड़ू से साफ कर देते हैं। जब एक बार साफ हो जाएगा तो फिर जो हमारे महाराज हैं, जो किंग हैं, उनके पैर जो हैं वो डर्टी नहीं होंगे। वर्कर्स वर समन्ड। और काम करने वालों को बुला लिया गया था जो कि झाड़ू लगाने का काम करेंगे। द डस्टिंग ऑफ द किंगडम कमेंस्ड करने का मतलब शुरू हो गया। तो इस तरह से पूरे साम्राज्य को, उसके धूल को साफ करने का काम शुरू हो गया। द डस्ट कवर्ड द किंग्स फेस एंड चेस्ट। इस वजह से क्या हुआ, जब पूरे साम्राज्य में एक साथ झाड़ू लगने लगा तो पूरे साम्राज्य में धूल उड़ने लगा, और उस धूल ने महाराज के, किंग के फेस को, उनके चेस्ट को क्या कर दिया, पूरे धूल से भर दिया। नो वन कुड ओपन देयर आईज बिकॉज ऑफ द डस्ट। अब पूरे साम्राज्य में एक बार झाड़ू लग रहा था, इसलिए चारों तरफ डस्ट ही डस्ट फैला हुआ था,
डस्ट ही डस्ट हवा में उड़ रहा था, इसलिए कोई भी ना ही अपने आंखें खोल पा रहा था और ना ही कोई सांस ले पा रहा था। नो वन कुड सी द सन, और ना ही कोई सूरज देख पा रहा था, क्योंकि गर्द गुबार से वो पूरा एटमॉस्फेयर भर गया था, तो यहाँ तक सन भी दिखाई नहीं दे रहा था। पीपल कफ्ड एंड चोक्ड, कफ्ड कहने का मतलब लोग खांस रहे थे, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। द किंगडम वॉज ऑलमोस्ट बरिड अंडर द डस्ट। अब ये जो पूरा का पूरा साम्राज्य है, ऐसा लग रहा था कि डस्ट से के साथ क्या हो गया है, बरी हो गया है, मतलब पूरे साम्राज्य को धूल और मिट्टी से दफना दिया गया है। द किंग सेड, यू वर सपोज टू गेट रीड ऑफ द डस्ट, नॉट फिल द वर्ल्ड विद इट। अब यहाँ पे महाराज अपने कोर्टियर्स, अपने दरबारी, अपने मिनिस्टर से कह रहे हैं कि तुम्हें तो क्या करना था, डस्ट से छुटकारा पाना था, तुम्हें पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को डस्ट से भरना नहीं था, तुमने तो इसका बिल्कुल अपोजिट काम कर दिया है। Then 21 lakh water carriers set out with bags of water. इसके बाद क्या हुआ, अब 21 लाख वाटर कैरियर्स को, मतलब पानी ढोने वाले गाड़ियों को भेजा गया ताकि वो क्या करें, चारों तरफ पानी को छिड़क दे, जिससे डस्ट उड़ना बंद हो जाए, है ना। They ran fast and they ran all over, pouring water wherever they saw a speck of dust. अब ये जो गाड़ियाँ थी, 21 लाख गाड़ियाँ, ये काफ़ी फास्ट दौड़ रही थी और ये चारों तरफ जा रही थी, पानी को छिड़क रही थी। जहाँ पे भी इन्हें धूल का एक भी कण दिख जाता था, ये वहाँ पे पानी छिड़कते थे लोग। स्पेक मीन्स होता है कण। ऑल द पॉन्ड्स एंड लेक्स वर सून ओवरफ्लोइंग विद मड। अब तुरंत क्या हुआ कि जितने भी तालाब थे, जितने भी झरने थे, उन सब में क्या होने लगा, कीचड़ भरने लगा, है ना, क्योंकि सारे डस्ट अब पानी में मिलकर क्या बन गया था, कीचड़ बन गया था। नो बोट कुड मूव ऑन द रिवर। अब इसके वजह से जब पूरे नदी में कीचड़ ही कीचड़ था, तो कोई भी जो रिवर है, मतलब जो रिवर है उसमें कोई भी बोट जो है वो मूव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आपका जो बोट होता है वो पानी पे ही तैर सकता है, कीचड़ में नहीं। सिंस देयर वॉज नो वाटर द वाटर क्रिएचर्स पेरिस्ड। अब क्योंकि कहीं पे पानी नहीं था, नदियों में, झरनों में, तालाबों में सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ था, तो जो भी वाटर क्रिएचर्स थे, जैसे कि फिश, डॉल्फिन्स, ये सारी चीज़ें वो सारी की सारी मारी गई उसकी वजह से। The land creatures tried their hand at swimming, they could hardly walk or run on the mud. अब जो लैंड क्रिएचर्स थे, इन लोगों ने भी ट्राई किया कि हम लोग थोड़ा सा स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग उसमें मुश्किल से ही क्या कर पा रहे थे, मूव कर पा रहे थे, वे लोग स्विम नहीं कर पा रहे थे। नो बाजार कुड बी सेट अप, सो ट्रेडिंग स्टॉप्ड। और इस तरह से क्या हुआ, कोई बाजार भी नहीं लग पा रहा था, इसलिए बिजनेस भी ठप पड़ गया। ऑल द किंग्स सब्जेक्ट्स स्नीज्ड एंड कफ्ड एंड स्निफ्ड एंड सफर्ड। अब इसके वजह से जितने भी महाराज के जो जो प्रजा थी, जो सब्जेक्ट्स थी, वो सब छींक रहे थे, खांस रहे थे, स्निफ कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे इस मुसीबत की वजह से। द किंग सेड, व्हाट अ लॉट ऑफ फूल्स। अब इस बात को देखकर महाराज ने कहा कि तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हो। दे गॉट रिड ऑफ द डस्ट ओनली टू रिप्लेस इट विद मड। ये तुम लोगों ने इस डस्ट से छुटकारा तब पाया जब तुम लोगों ने चारों तरफ क्या भर दिया, कीचड़ भर दिया। तो इस तरह से छुटकारा तुम लोगों ने पाया, बताओ तो। वंस अगेन एवरी वन गैदर्ड टू सोल्व द रॉयल प्रॉब्लम। फिर से एक बार सारे विद्वान लोग वहाँ पे गैदर हुए, जमा हुए, ताकि इस रॉयल प्रॉब्लम को क्या किया जा सके, सोल्व किया जा सके, हल किया जा सके। वंस अगेन द ग्रेट मैन एंड देयर असिस्टेंट्स रैक्ड देयर ग्रेट ब्रेन्स। कहने का मतलब फिर से सारे लोगों ने, सारे महान लोगों ने और उनके असिस्टेंट्स ने अपने दिमाग को लगाया, अपने दिमाग को खपाया, है ना, अच्छे से खपाया, अच्छे से सोचा कि हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। दे थॉट एंड देन थॉट हार्डर। इन लोगों ने सोचा और ज़्यादा सोचा, बट दे वर बैफल्ड एंड ब्लैंक्ड। लेकिन ये लोग काफ़ी घबराए हुए थे और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। दे वर एट अ लॉस टू नो हाउ टू लूज द डस्ट। इन लोगों को इस बात का ज़रा सा भी पता नहीं चल पा रहा था कि हम लोगों को डस्ट से छुटकारा कैसे मिलेगी।
Someone said cover the earth with mats. तभी किसी ने कहा कि हम लोग क्यों नहीं मैट से, चटाई से क्या करते हैं, पूरे अर्थ को कवर कर देते हैं. Rugs and carpets shall stop the dust from touching the royal feet. अगर रग्स और कारपेट्स हम लोग इस धरती पे, पूरे धरती पे, पूरे मिट्टी पे बिछा देंगे, इसको डाल देंगे, तो ये रॉयल फीट को टच ही नहीं करेगा, जिससे रॉयल फीट डर्टी नहीं होगा. तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं. Someone else suggested keep the अब फिर दूसरे किसी ने क्या बताया, क्या सजेस्ट किया, कीप द किंग इंडोर्स, कि हम लोग क्यों नहीं महाराज को हमेशा घर के अंदर ही रखते हैं, उनको बाहर निकलने ही नहीं देंगे. सी टू इट दैट देयर इज़ नो होल और लूप होल एनीवेयर, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है कि इससे बचने का कोई दूसरा तरीका नहीं है ना. यहाँ पे लूप होल कहने का मतलब कोई ऐसा तरीका कि आप किसी काम से बच के निकल जाएं. If he does not step on dust, no dust shall touch his royal feet. कहने का मतलब अगर महाराज बाहर निकले ही नहीं तो फिर उनके पैर ना ही जमीन को टच करेंगे और ना ही वो क्या होगा, डर्टी होगा उनका फिट. द किंग सेड वेरी ट्रू. महाराज ने कहा अच्छा, बहुत सही तो कह रहे हो तुम, बट आई एम वॉरीड इफ आई वर टू स्टे शट अप इनडोर्स एवरी डे. लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि अगर मैं हमेशा के लिए हर दिन अपने घर के अंदर ही बंद रहूँगा तो फिर क्या होगा, ऑल डे देन द रॉयल मशीनरी शैल कम टू ए स्टॉप. तो जो रॉयल मशीनरी है, मतलब साम्राज्य को देख रेख करने का जो सिस्टम है, जो न्याय का सिस्टम है, मतलब कि अपने राज्य को कैसे चलाना है, एक साम्राज्य को कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स होते हैं, फिर वो कैसे होगा, और ये सब रुक जाएगा. माई किंगडम शैल बी रूइंड, और इस तरह से मेरा जो साम्राज्य है वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. Then taking matters into his own hands, the king announced, call the tanners, all of them. तभी क्या होता है, महाराज इन सभी बातों को अपने हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं कि टैनर्स को बुलाया जाए. टैनर्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे देखो टैनर्स लिखा है, पीपल हु मेक लेदर्स, मतलब चमड़े बनाने का काम करते हैं. तो चमड़ा के जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि हम लोग इसको मोची कहते हैं. तो यहाँ पे महाराज ने कहा कि किनको बुलाया जाए, टैनर्स को बुलाया जाए, वही इस बारे में कुछ कर सकते हैं. और फिर क्या करो, रैप द होल लैंड इन लेदर. टैनर्स को बुलाओ और पूरे जमीन को क्या करो, लेदर से, चमड़े के साथ उसको ढक दो, रैप कर दो. दिस शैल बी माई ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, अ माइटी ब्लैंकेट फॉर द डस्टी अर्थ. और ये इस तरह से मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, बहुत बड़ा मेरी तरफ से एक काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस डस्टी अर्थ के ऊपर, इस धूल कण से भरे अर्थ के ऊपर एक बड़ा सा ब्लैंकेट मैं लगवा दूंगा. किस चीज़ का, वो भी लेदर का. एवरीवन बाउ टू द किंग. अब इस बात को सुनकर सारे लोग किंग को क्या करने लगे, बाउ करने लगे. बाउ कहने का मतलब क्या होता है, किंग को झुक के क्या करना, उसका मतलब उसका सत्कार करना. व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, मतलब कितना ज़बरदस्त आइडिया है. योर रॉयल हाइनेस, दे सेड, इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग अ टैनर गुड इनफ. अब बस हम लोगों को क्या करना है, एक अच्छे से टैनर को ढूंढना है जो कि इस काम को कर सकता है. द रॉयल एमिसरीज, देखो एमिसरीज कहने का मतलब जो रॉयल मैसेंजर्स होते हैं, जो राजा के कामों को करने वाले लोग होते हैं, जो उनके दूत होते हैं, उनको यहाँ पे इमेसरीज कहा गया है. द रॉयल इमेसरीज सेट ऑफ इन एवरी विच वे. राजा के दूत चारों तरफ फैल गए. एवरीवन स्टॉप्ड व्हाट दे वर डूइंग एंड रश्ड आउट टू लुक फॉर अ टैनर गुड इनफ. मतलब बाकी सभी लोग अपना जो भी काम कर रहे थे उस सब को पहले रोक दिया और फिर इस तलाश में निकल गया कि उन्हें एक अच्छा सा टैनर मिल जाए, काम करने वाला मिल जाए, जो कि चमड़े से इस पूरे धरती को क्या कर सकता है, रैप कर सकता है, बांध सकता है. वेयर कुड दे फाइंड सच अ टैनर, मतलब इस तरह का टैनर उन्हें कहाँ मिल सकता था. एंड वेयर कुड दे फाइंड सो मच लेदर, और फिर उन्हें इतना ज़्यादा मात्रा में चमड़ा, इतना ज़्यादा मात्रा में लेदर कहाँ से मिल सकता था, ये बात की भी टेंशन थी. एट लास्ट द चीफ टैनर ऑफ द किंगडम प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट द रॉयल कोर्ट. लेकिन अंत में क्या हुआ,
जो उस साम्राज्य का जो सबसे बड़ा टैनर था, जो सबसे चीफ टैनर था, जिसको हम लोग मोची भी बोल सकते हैं, वो खुद को रॉयल कोर्ट में क्या किया, उसने प्रेजेंट किया। वो राजा के दरबार में आया। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा इंसान था। ही बाउड टू द किंग, उसने राजा को झुक के नमस्कार किया। स्माइल्ड अ लिटिल एंड सेड, थोड़ा सा स्माइल करते हुए उसने कहा, इफ़ योर रॉयल हाइनेस परमिट्स, कि अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं, मुझे अनुमति देते हैं, आई हैव अ सजेशन टू मेक, मुझे एक सजेशन देनी है आपको, मुझे एक सुझाव देनी है आपको, है ना। इट माइट फुलफिल योर विश इन अ सिंपल येट इफेक्टिव वे, कि ये जो आपका विश है, आप जो इच्छा रखते हैं, उसे ये काफ़ी आसानी से, काफ़ी सिंपल तरीके से और काफ़ी प्रभावशाली ढंग से पूरा कर सकता है। कोई भी चीज़ जब इफ़ेक्टिव होता है तो वो काम कर जाता है। यू मे मेक योर सजेशन सेट द किंग, अब यहाँ पे महाराज कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम अपना सजेशन हमें बता सकते हो। अब यहाँ पे ये टैनर क्या कहता है, कवर योर रॉयल फीट योर रॉयल हाइनेस, कि महाराज आप क्या कर सकते हैं, पूरे धरती को कवर करने से अच्छा है कि आप अपने पैरों को ही कवर कर लीजिए। सेड द ओल्ड टैनर, देन यू शैल नॉट हैव टू कवर द होल अर्थ, फिर इस तरह से आपको पूरे अर्थ को कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से किंग क्या रिप्लाई कर रहा है कि इफ़ इट वॉज ऑल दैट ईजी टू सोल्व द प्रॉब्लम, सेड द किंग, वुड एवरी वन इन द किंगडम हैव लॉस्ट देयर स्लीप ओवर इट, कि अगर इस काम का जो सॉल्यूशन है, इस बात का जो सॉल्यूशन है, इसका जो हल है, इतना ही आसान होता, तो क्या सारे लोग जो साम्राज्य के हैं वो मतलब पिछली रात से ही वो क्या कर रहे हैं, अपनी नींद गंवा रहे हैं और वे लोग सो नहीं पा रहे हैं, तो क्या इस बात का सॉल्यूशन इतना आसान है। अरेस्ट द फेलो, सेड गोबू राय, एंड थ्रो हिम इनटू जेल। अब यहाँ पे कौन कह रहा है, गोबू राय, उस राजा का मिनिस्टर कह रहा है, उसका मंत्री कह रहा है कि इस टैनर को अरेस्ट करो और इसको जेल में डाल दो। बट ऑलरेडी द ओल्ड टैनर वॉज डीप एट वर्क, लेकिन ये जो टैनर था वो काम में पहले से ही बिजी हो गया था। इसने क्या करना शुरू कर दिया था, सिटिंग डाउन एट द किंग्स फीट, ये किंग के पैर के नीचे, पैर के पास बैठा हुआ था। ही हैड बीन मेजरिंग एंड कटिंग, स्टिचिंग एंड फिटिंग। अब देखो, कोई भी किसी के भी पैर का जो जूता होता है, जो शू होता है, उसका एक प्रॉपर मेजरमेंट होता है, जैसे कि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, जिसका जो पैर होता है उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर के जूते आते हैं, उसका एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है ना। तो जो टैनर था वो क्या कर रहा था, महाराज के पैरों का मेजरमेंट ले रहा था कि उसको कैसे कटिंग करेगा, कैसे स्टिचिंग करेगा और उसकी क्या फिटिंग होगी। बिफोर द किंग कुड डिसाइड वेदर टू थ्रो हिम into jail or to forgive him, he had finished a neat pair of shoes and presented it to his royal highness. अब राजा इससे पहले मतलब कह रहा है कि राजा ये डिसाइड करते हैं कि इसको जेल में डालना है या नहीं डालना है, उससे पहले ही उस मोची ने, उस टैनर ने राजा के लिए एक जूता तैयार कर दिया और उनको प्रेजेंट कर दिया कि ये लीजिए, इससे आप बचा सकते हैं अपने पैरों को गंदा होने से। किंग होबू पुट ऑन दी शूज, जो टैनर ने जो शू दिए उस जूते को उस राजा ने पहना। दे फिट हिम परफेक्टली, और वो जूता जो है ना उनको बहुत ही अच्छे से फिटिंग आ रहा था। हिज रॉयल फीट फेल्ट वार्म एंड स्नग, स्नग मीन्स होता है प्रोटेक्टेड। अब जब राजा ने उस जूते को पहना तो उन्हें काफ़ी वार्म, काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रोटेक्टेड फील हो रहा था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लीन। और सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी कि उस जूते को पहनने के बाद उनके पैर बिल्कुल क्लीन दिख रहे थे, मतलब उसमें कोई डस्ट नहीं लग रहा था जब वो वॉक कर रहे थे। द मिनिस्टर स्पेयर्ड द ओल्ड टैनर, और इस तरह से मिनिस्टर ने उस बूढ़े टैनर को छोड़ दिया। ही सेड आई हैड द सेम, अब यहाँ पे ही आया है उसके मिनिस्टर के लिए, उसके मिनिस्टर ने क्या कहा, आई हैड द सेम आइडिया माई सेल्फ, कि मेरे दिमाग में भी इसी तरह का आइडिया था। सम वे और द अदर द फेलो मस्ट हैव गॉट होल्ड ऑफ माई आइडिया, कि हो ना हो इस टैनर ने, इस मोची ने मेरे आइडिया को चुरा लिया है। एंड सो फ्रॉम दैट डे बिगिन द यूज ऑफ शूज, और इस तरह से उसी दिन से जूते का इस्तेमाल, जूते का प्रयोग शुरू हो गया। द रॉयल फीट वर सेव्ड, और इस तरह से जो रॉयल फीट था, जो राजा का पैर था, उससे सेव कर लिया गया, उसे बचा लिया गया। सो वॉज गोबू, और इस तरह से गोबू भी बच गया। एंड सो वॉज द अर्थ, और इस तरह से अर्थ भी बच गया उस बेवकूफ़ी भरे डिसीजन की वजह से।
यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। एडॉप्टेड फ्रॉम जूता आविष्कार, इसको कहाँ से लिया गया था? जूता आविष्कार से लिया गया था बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में कमालिका मित्रा के द्वारा, कमालिका मित्रा के द्वारा। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बीच में एक दो जगह कहीं पे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा या बोलने में मैं थोड़ा सा स्लो हो गया होगा, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि लगातार 20 मिनट 25 मिनट बोलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। तो मैं काफ़ी एफर्ट लगा रहा हूँ, तो आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को लाइक करना। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।